Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is deoxyribonucleic acid, जिसका दूसरा नाम हमारे पास पूरा नाम इसका क्या आ जाएगा, डीएनए, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम डीएनए कहते हैं। अच्छा, अब डीएनए जो है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो डीएनए को जनरल थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो ये पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है, और इसके पास कौन सी पेंटोज शुगर होगी, इसको हम नाम देंगे डीऑक्सी राइबोस का नाम देंगे। अब डीऑक्सी राइबोस क्या थी, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये अगर आपके पास राइबोस शुगर है तो इसका जो सेकंड कार्बन होगा वहां पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो इसमें से अगर एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसके पास पेंटोज शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस वाली है। फिर इसके पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये कहाँ पर होंगी, यहाँ पर। इसको हम इसी तरह से ही लिख देते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें एडेनिन होती है, थायामीन हो सकती है, गवानीन या फिर साइटोसिन। इसके अलावा हमने एक और पढ़ी थी यूरासिल, वो डीएनए में नहीं होती, वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे कि वो आरएनए में मौजूद होती है। अब फिर तीसरी जो चीज इधर हमारे पास मौजूद होती है वो क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास तीसरी चीज है, इसको हम इधर भी लिख लेते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों से मिलकर हमारे पास बना होता है, तो इसको हम फॉस्फेट ग्रुप का नाम देते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप को कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H3PO4 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको फर्स्ट टाइम किसने मुतारफ करवाया था, दो साइंटिस्ट थे 1953 में, एक जेडी वाटसन और दूसरा फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने इसको मॉडल पेश किया था डीएनए के, इस वजह से इसको वाटसन और क्रिक का मॉडल भी कहा जाता है डीएनए को। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले कि ये हमारे पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होता है। अब ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनाया हुआ है, दूसरे स्ट्रैंड को मैं इधर आपके सामने बना देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से करके हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद होता है। अब ये डबल स्टैंड है, एक स्टैंड इसमें ये है और दूसरा स्टैंड ये है। अब अगर हम कहें कि इसकी जो पोजीशन है ये 5 प्राइम है, तो इसकी जो दूसरी साइड होगी वो क्या होगी, 3 प्राइम। इसी तरह से जो पहले वाला हमारे पास स्टैंड था तो इसकी ये 3 प्राइम होगी और इसकी ये वाली साइड क्या होगी, 5 प्राइम। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, लेकिन बिल्कुल आमने सामने होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मतलब ये 3 to 5 है, ये 5 to 3 उल्टा होता है, लेकिन आमने सामने होंगे। अब ये डबल स्टैंड हो गया। फिर आप ये देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ हुआ है, कॉइल हुआ हुआ है, एक दूसरे के ऊपर से ये गुजर रहे हैं, इसको हम ओवरलैपिंग का नाम भी देते हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये क्या हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हुए होते हैं, या आप कह लें कि एक दूसरे के ऊपर से ये गुजर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। फिर इनके दरमियान में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। इसको मैं जैसे कि इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होंगी। इसी तरह से ये सारे आपका जो डीएनए है इस सारे के अंदर ही क्या होगा, ये इसी फॉर्म के अंदर ही मौजूद होंगे। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अब ये मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। ये फर्ज करें अगर हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस हमारे पास एडेनिन है, फिर नीचे जो है ये हमारे पास गवानीन है, फिर इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास थायामीन आ जाती है। तो एडेनिन के सामने कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस होगी, थायामीन होगी। गवानीन के सामने कौन सी होगी, साइटोसिन। फिर थायामीन के सामने कौन सी होगी, एडेनिन होगी। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके दरमियान में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब इनके दरमियान में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो
यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके दरमियान में क्या चीज मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं। अच्छा, फिर इसमें जो पेयरिंग बनती, जैसे मैंने आपको ये दिखा भी दिया, इसमें जो पेयरिंग हमेशा होती है वो एडेनिन की होगी थायामीन के साथ, और गवानीन की किसके साथ होती है, साइटोसिन के साथ। अब इसमें एक जो चीज आपने और याद रखनी है वो ये कि ये जो एडेनिन और थायामीन की जो पेयरिंग होगी इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं ये दो होते हैं, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान जो पेयरिंग है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ये कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो इस चीज को आपने यहाँ पर भी मैंने इसी चीज को ही रखा है कि एडेनिन के सामने थायामीन और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, गवानीन के सामने साइटोसिन इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, थायामीन के सामने एडेनिन इसमें फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से आप जैसे जैसे इधर लगाते जाएंगे तो ये इसी तरतीब के साथ आपके पास ये पेयरिंग बनती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं, अगर थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट करूंगा ये किस तरह से बन रहे होते हैं। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड आ गया और इसके नीचे फिर इसके तीसरे के साथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक और अटैच होता है, तो इसके सामने हमारे पास क्या आ गया, ये दूसरे स्ट्रैंड का ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब ये इसकी पेंटोज शुगर हो गई और यहाँ पर इसके क्या अटैच हुआ होगा, नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई होगी, और इस जगह पर इसके कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये नाइट्रोजन बेस और ये नाइट्रोजनस बेस, तो इनके दरमियान में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। जैसे फर्ज कर लेते हैं हम कि यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, थायामीन है। तो इन दोनों के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होंगे। तो इस तरह से ये, इसी तरह से इसके नीचे फिर ये फर्दर लगते जाते हैं इसके फॉस्फेट के साथ, इसी तरह से इसके जो तीसरा आपका कार्बन है इसके साथ साथ ये अटैच होते जाएंगे और ये इधर स्ट्रैंड बनता जाएगा, और इसी तरह से इस साइड के ऊपर दूसरा आपके पास स्ट्रैंड बनता जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसमें डियर स्टूडेंट्स आ जाता है कि डीएनए के फंक्शंस क्या हैं, डीएनए का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब इसको भी हम देखते हैं वन बाय वन। जो डीएनए है इसके पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये होता है कि विरासत होती है, जीन्स होते हैं जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डीएनए ने लेके जाने होते हैं। डीएनए बेसिकली जीन्स को ही कहते हैं। तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जो किस फॉर्म में होगी, इसके पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होगी। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। तो यही डिसाइड करते हैं कि कौन न्यूक्लियोटाइड या अमाइनो एसिड ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड अब लगना है। जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास होगी वो वाला अमाइनो एसिड लगेगा और आपके पास एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे बाद में, ये जो लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी इसको हम प्रोटीन का नाम देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जीन। जीन्स की डेफिनेशन भी है। तो जीन्स बेसिकली हम कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को। तो जो हमारे पास अगर हम कहें कि जो डीएनए का छोटा सा हमारे पास एक हिस्सा होगा या टुकड़ा होगा, जैसे फर्ज कर लें मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक जीन कहलाएगा। इतना सा इसका जो फ्रेगमेंट अगर हम डीएनए का ले लें, तो डीएनए का जो छोटा सा एक फ्रेगमेंट है या छोटा सा एक टुकड़ा हम लेते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको ही हम जीन कहते हैं। और जीन जैसे कि अभी आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं या न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। तो इनके पास क्या होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है और फिर ये बताते हैं, या ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट जिसे हम जीन कह रहे हैं, कि कौन से वाली जो प्रोटीन बनानी है वो बनाई जाए। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये जीन। जीन के पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। किस तरह से जीन्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मुराद ये है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हमें बताया जा रहा होता है कि आपने ये वाले अमाइनो एसिड को लगाना है
जब आप, अगर मैं इधर आपको लिखूं कि ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अब इस तरह से राइबोसोम जो हैं वो इन अमीनो एसिड को अटैच करते जाएंगे और आपके पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। और जब इनकी तादाद या इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या अमीनो एसिड जो हैं वो 100 से अबव चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोटीन। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसमें जो डीएनए का काम होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, तो डीएनए जो है ये वन जनरेशन से या एक जनरेशन से हमारे पास मूव करके दूसरी जनरेशन में चला जाएगा, या नेक्स्ट जनरेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये जो डीएनए है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। जैसे कि कह लें कि पेरेंट्स से आगे किस में मुंतकिल हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग्स में मुंतकिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।